Hello everyone. Today we are going to discuss our chapter magnetic effect of current. In our previous class, we have already covered the introductory part about the magnetic effect of current. So हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि अगर किसी भी वायर में से करंट पास होगा तो उस वायर के अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब वो फील्ड कितना होगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा, वो हम सब देखने वाले हैं। ठीक है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायट्स सावर्ट लॉ। ओके, अब ये बायट सावर्ट लॉ क्या है? बेसिकली आपको ये बताएगा किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है। ओके, सो बायट सावर्ट लॉ बेसिकली क्या है? एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ठीक है, ये जो लॉ है हमने कंस्ट्रक्ट किया है आफ्टर डूइंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये जो लॉ है उसको आप अप्लाई कर सकते हो फॉर अ एसिमेट्रिकल वायर। ठीक है, दिस लॉ इज वैलिड ऑल्सो फॉर एसिमेट्रिक वायर। अगर आपके पास एसिमेट्रिक वायर है तो उसके लिए भी आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जो तीसरी बात है इस लॉ के अंदर वो क्या है? दिस लॉ is used to find the magnetic field at a point due to small current element. ओके, अभी हम समझेंगे करंट एलिमेंट क्या होता है। देखो देखो मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एसिमेट्रिक वायर है। ठीक है, उसमें करंट मूव कर रहा है एक्स टू वाई और मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो? इस वायर को हमने ब्रेक कर दिया स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट सेगमेंट्स में। ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमने क्या किया? इस वायर के ऊपर एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब करंट एलिमेंट बेसिकली क्या है? देखो, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है डीएल। ठीक है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आई से तो ये मेरा क्या हो जाएगा? करंट एलिमेंट। सो आइडियल बेसिकली क्या है? स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, अब जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब इस करंट एलिमेंट के से इसकी जो पोजीशन है इस पॉइंट पी की, या जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ ये होगा आर। ठीक है, अब ये जो एंगल है थीटा वो किसके बीच में है? करंट एलिमेंट के बीच में और पोजीशन वेक्टर के बीच में। ओके, सो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? तो इस पॉइंट पे जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, बेसिकली क्या है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल। दिस डीबी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। दिस dB is inversely proportional to the square of पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जब आप इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करते हो तो आप क्या देखते हो? dB is proportional to आई डी एल साइन थीटा अपोन में आर स्क्वेयर। अब ये जो हमने फैक्टर लिखे हैं सब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है। ठीक है, तो जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करोगे इक्वल टू साइन से तो मेरे पास एक यहां पे कांस्टेंट आएगा के, और इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ओके, तो आपको याद रखना है यहां पे। अब हम लोग देखते हैं यहां पे म्यू नॉट क्या है। सो म्यू नॉट हियर इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम।
मतलब जो यहाँ पे म्यू नोट है बेसिकली वो क्या है, परमेबिलिटी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में एप्सिलॉन नोट, वो परमिटिविटी था, यहाँ पे वो क्या है, परमेबिलिटी। ये बेसिकली मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो उस मीडियम के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने देती है। ओके, तो याद रखना है म्यू नोट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू नोट की, वो भी आपको देखना है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये आपको याद रखना है। इसकी यूनिट क्या होगी देखो, अब हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, टेस्ला में। तो टेस्ला यहाँ पे क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नोट की मुझे फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं किस में, मीटर में। करंट मेजर करते हैं एम्पियर में। लेंथ मेजर करते हैं मीटर में। तो यहां से मेरे पास म्यू नोट का यूनिट क्या आ चुकी है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। ओके, तो आपको कुछ कुछ बातें याद रखना है यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास डीबी है वो बेसिकली क्या, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी। ठीक है, उसका ये मैग्नीट्यूड है। और मैं आपको बता चुका हूं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इस चीज को अब लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। सो बायट्स-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो आर से, और आर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो, यहां पे आइडियल बेसिकली क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो आइडियल की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन किसकी है, करंट की। भाई करंट ऊपर जा रहा था तो हमारा जो आइडियल है वो भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये मेरे पास आइडियल एक करंट एलिमेंट है। ओके, सो आइडियल एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। और दो वेक्टर के साथ कौन है यहाँ पे, साइन थीटा। तो इस चीज को मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाय क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। ओके, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको याद रखना है छोटा सा फॉर्मूला, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर क्रॉस आइडियल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा डायरेक्शन निकालने के लिए। इसको हम यहां पे यूज करते हैं। देखो, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखो, एक छोटा सा बेसिक समझ लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई दो वेक्टर है ए और बी, इन दोनों के बीच में मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा सी, वो कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे सी का, बाय विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। कैसे, अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर ये ए है इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर बी है। ठीक है, जब आप ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के हेड के पास लेके जाओगे, ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। ओके, जैसे ये मान लो मेरे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है इधर। जब आप ए वेक्टर को बी वेक्टर के पास लेके जाओगे, अब जिस डायरेक्शन में आपका थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सी वेक्टर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो अब जो सी वेक्टर होगा वो होगा हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में, और इनवर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। और आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, डॉट से। ओके, तो इस पॉइंट पे जो थर्ड वेक्टर है सी, वो अंदर की तरफ है। ठीक है, अगेन दोबारा समझ लेते हैं। देखो, जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के पास ले जाते हो, जिस डायरेक्शन में आपका थंब होता है वो डायरेक्शन होता है आपका सी वेक्टर का। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मान लो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर मान लो अंदर की तरफ है। ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर है जो अंदर की तरफ है, और ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में।
तो जब मैं ए वाले को, भाई ए वेक्टर हो गया एक्स में, ए वाले का हेड ये है और बी वाले का हेड ये वाला होगा, ठीक है। जब आप ए को बी के पास लेके जाओगे तो थंब मेरा किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे, इनका जो प्रोडक्ट आएगा, ये जो थर्ड वेक्टर होगा सी, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्शन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे, देखो, अब आइडियल इस डायरेक्शन में है, ये आपका आइडियल हो गया और ये आपका हो गया आर वेक्टर। तो जब आप आइडियल को आर के पास लेके जाओगे तो आपका थंब किस डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में, ओके। तो आप क्या बोलोगे, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पे वो इनवर्ट डायरेक्शन में है। तो आपको याद रखना है कैसे आप डायरेक्शन निकालते हो मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ठीक है जी। मान लो आपके पास कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है, मान लो सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और करंट मान लो ऐसे एंटर कर रहा है और यहां से लीव कर रहा है, ठीक है, ओके। तो हम लोग अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सेंटर पे सी पे। तो हम लोगों ने क्या किया, इस लूप पे एक छोटा सा कहीं पे भी एक करंट एलिमेंट ले लिया। अब करंट एलिमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, आइडियल मेरा ये होगा। आप इसे कहीं पे भी ले सकते हो इस लूप के ऊपर। अब इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा, डीबी। और आप बोल सकते हो ये इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसकी पोजीशन यही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ, सावर्त लॉ, जो डीबी होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली डीबी का क्या है, मैग्नीट्यूड, ओके। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, भाई यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, थीटा किसके बीच में एंगल था, करंट एलिमेंट के बीच में और पोजीशन वेक्टर के बीच में। करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल कितना है, वो 90, और साइन 90 क्या होता है, 1। तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो मेरे पास यहां से फॉर्मूला क्या आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखो r आपका हर जगह सेम है, ठीक है। तो जब आपने इसका dl का इंटीग्रेशन किया तो कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर। अब dl एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, जब ऐसे आप सभी एलिमेंट को जोड़ते जाओगे तो फाइनली लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में 2 पाई, ओके। तो यहां से मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में एंगल। अब एंगल किस में होना चाहिए मेरे पास, रेडियन में। ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखो अब जो एंगल बन रहा होगा सेंटर पे इस पूरे लूप की वजह से वो कितना होगा, 2 पाई होगा। तो आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ कि अगर आपके पास मान लो ये कोई सेमी सर्कुलर लूप है, अब इस सर्कुलर लूप की वजह से यहां पे फील्ड कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, भाई अगर रेडियस आर है, ठीक है, तो फील्ड क्या होगा सेंटर पे, यहां पे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर। अब ये एंगल कितना है मेरे पास, पाई, ठीक है। तो लिख सकते हो यहां पे फील्ड कितना आ चुका है मेरे पास, म्यू नॉट अपॉन में 4
आई अपॉन आर। ओके, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास कोई एंगल गिवन है, मतलब मुझे ऐसा कोई एंगल गिवन है, कि आपको बताना है कि इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पे फील्ड कितना होगा सेंटर पे। मान लो करंट कितना दिया है मुझे, आई दिया है, तो फील्ड कितना होगा सेंटर पे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर, और ये एंगल मुझे दिया है 60 डिग्री। तो पहले इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, तो रेडियन में कितना होगा पाई/3। तो इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन में 12 आई अपॉन आर। ठीक है, तो आपको ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है, ऐसे यूज करना है बायट-सावर्त लॉ को मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ओके ओके, तो आपको ये जो फॉर्मूला दिया है याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला वर्क करेगा अगर आपके पास कोई भी एक सेक्टर है, तो वहां पे भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या देखा था, यहां पे मेरे पास एक सिंगल लूप थी, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ लूप्स हैं, ठीक है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप इज n, तो अब जो फील्ड होगा सेंटर पे वो किसके बराबर होगा, n टाइप्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू में आई। मतलब ये फील्ड था मेरा किसी सिंगल लूप की वजह से, अगर n नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो ये फील्ड n टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो आपको याद रखना है, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे, अगर मान लो मेरे पास ये सिंगल लूप है, अगर इसके ऊपर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करता जाऊंगा तो इस पॉइंट पे आपका फील्ड क्या होगा, इंक्रीज। ओके, तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो बायट-सावर्त लॉ में आपने क्या देखा था कि हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आया था, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा बेसिकली क्या, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किसे मेजर करते हैं, टेस्ला में। याद रखना सब बात, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, और इसकी एक सीजीएस यूनिट होती है, द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। ओके, और इनमें भी रिलेशन होता है आपस में, 1 गॉस किसके बराबर होता है, 10⁻⁻4 टेस्ला के। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे रिलेशन के ऊपर भी, तो आपको सब बातें याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा था, बायट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब ये वेक्टर फॉर्म आपको क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब आप आइडियल वेक्टर को आर के पास लेके जाओगे, जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा राइट हैंड का, वो डायरेक्शन किसकी होगी, डीबी वेक्टर की। ओके, मैं आपको बता चुका हूं अच्छी तरह ये राइट हैंड रूल के बारे में। फिर आपने क्या देखा था लास्ट में, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ठीक है। अब वो फॉर्मूला मेरे पास क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई अपॉन आर इंटू में एंगल। एंगल बेसिकली क्या है, जो एंगल बनाएगी हमारी लूप सेंटर पे, अगर ये कंप्लीट लूप होगी तो एंगल कितना होगा, 2 पाई। तो यहां पे एंगल कितना आ जाएगा, 2 पाई। अगर अब आप क्या देख रहे हो, ये लूप कितना एंगल बना रही है इस सेंटर पे, पाई, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास पाई। इस वाले केस में एंगल कितना बना है, पाई/3, तो हमने इसकी वैल्यू पाई/3 पुट कर दी, ठीक है। तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट याद रखने इसके बारे में। ओके,